कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। इस केमिस्ट्री क्लास में आप बहुत आराम से वीडियो को देखते जाइए और कंटेंट को समझते जाइए। नोट्स भी इजीली बना सकते हैं आप, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका क्या महत्व है और हम किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE, ठीक है। देखो तीन शब्द हैं यहाँ, मानक, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हमें विद्युत रासायनिक सेल में या विद्युत अपघटनी सेल में उपयोग में लिया जाता है। मानक, मानक शब्द का मतलब होता है मानक परिस्थितियाँ, ठीक है। मानक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? मानक परिस्थितियों का मतलब होता है ताप होना चाहिए 298 केल्विन, दाब होना चाहिए 1 वायुमंडलीय, ठीक है ना, और सांद्रता कितनी होनी चाहिए, इकाई। ये तीन कंडीशंस होती हैं जो मानक मानी जाती हैं। तो इन मानक परिस्थितियों में अगर हम हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाएं तो वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम किसी धातु की छड़ को जब उसके धातु धनायन वाले विलयन में डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड बनता है। तो अब हाइड्रोजन तो गैस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक तार लेते हैं जिसको हमने प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर दिया है ताकि इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाए, ठीक है ना। और उसके ऊपर कांच का एक आवरण लगा दिया है, ये कांच का एक आवरण है और इस आवरण में हमने भर दी है H2 गैस, और वो H2 गैस कितने दाब पर है, 1 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना। और इस प्लेटिनम के तार को हमने डुबोया है एक विलयन में। वो विलयन कैसा है, H+ आयनों की सांद्रता का विलयन है और उसकी सांद्रता कितनी है, 1 m, ठीक है ना। जैसे अगर हमें HCl लेना है तो वो 1 m का विलयन ले लें, ठीक है। HNO3 लेना है तो भी 1 m का विलयन ले लें, लेकिन अगर हमने H2SO4 का जलीय विलयन लिया तो वो 0.5 m लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 m से 2 m मिल रही है ना H+ आयन हमें, तो 0.5 से 1 m मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो देखिए SHE में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित PT की तार को H+ आयनों की इकाई सांद्रता वाली विलयन में डुबोते हैं और उसके चारों ओर 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, विशेष बात यह है बच्चों कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा 0.00 वोल्ट माना जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है कि H2 गैस जो है वो H+ आयन में कन्वर्ट होगी, ऑक्सीकृत होगी, या H+ आयन H2 गैस के रूप में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। तो अब इसका हम आलेखी निरूपण कैसे करें, गैल्वेनिक सेल का आलेखी निरूपण करना सीख चुके हैं हम। ये एनोड हो या कैथोड हो, तो पहले अपन देखते हैं एनोड अगर ये है तो हम इसका निरूपण कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे PT, क्योंकि इसमें क्या है, PT का तार है। ये PT की तार के ऊपर क्या भरा हुआ है, H2 गैस। फिर हमने लिख दिया H2 किस पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। फिर उसके बाद हमने देखा है कि किसके साथ साम्य में रहता है, H+ के साथ, तो हमने लिख दिया H+ एक्वेटिक और इसकी सांद्रता कितनी है, 1 m, ठीक है ना। ये अगर एनोड के रूप में है तो हम ऐसे लिखेंगे, और कैथोड के रूप में है तो इसको बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देंगे, घुमा देंगे। घुमाने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो लिखे जाएंगे H+ आयन, ठीक है ना, फिर लिखी जाएगी H2 गैस 1 atm पर और फिर लिखा जाएगा PT, ठीक है। अगर कैथोड के रूप में है तो इस रूप में लिख देंगे, एनोड के रूप में है तो इस रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो ज़रूरत क्या है इसकी, इसकी ज़रूरत है हमें कि जो भी हमारे सामने जितनी भी धातुएं या धातुएं होती हैं सभी के इलेक्ट्रोड विभव हम इसकी सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में जब इसका उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ तो हमने SHE ले लिया, ये SHE है यानी कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। इस पर यहाँ हमने H2 गैस को भर रखा है 1 atm पर, ठीक है ना। और दूसरा हमने ले लिया है कोई अज्ञात इलेक्ट्रोड, ये हमें धातु तो पता है कौन सी है पर इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है ये नहीं पता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अज्ञात इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इनको हमने लवण सेतु से जोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगाकर हम विद्युत परिपथ को पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो धारा प्रवाहित होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, धारा की दिशा को दिखाएगा और इसके कुल सेल विभव का मान भी दिखाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए, देखिए हम ये माने कि ये जो लवण सेतु है, इस लवण से ये तो गैल्वेनिक सेल बनाया है, इसमें अगर धारा की दिशा हमें ऐसे मिल रही है,
यानी इधर तो क्या था SHE है ना, इस तरफ SHE है और इस तरफ क्या है अज्ञात इलेक्ट्रोड है ना। तो क्या होगा जब धारा की दिशा हमें ये मिल रही है, ठीक है, तो धारा हमेशा किधर से किधर प्रवाहित होती है, धारा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर ही प्रवाहित होती है। इसका मतलब अगर धारा की दिशा ये है ना, तो SHE का मान या SHE किस रूप में व्यवहार करेगा, कैथोड के रूप में। और अगर धारा का मान उल्टा करते हैं हम, ठीक है ना, यानी अगर धारा इस तरफ है, इस तरफ का मतलब इधर तो अज्ञात इलेक्ट्रोड है और इधर SHE है, तो अब कैथोड कौन बन गया, ये कैथोड बन गया और ये एनोड बन गया, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता चली कि कैथोड कितना है और एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है ना। फिर इस जी में हमें पता चलेगा सेल के विद्युत वाहक बल का मान। सेल के विद्युत वाहक बल का मान ई सेल जो होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है बच्चों हमें कि अगर हम कैथोड विभव या एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ले रहे हैं तो दोनों को या तो अपचयन विभव के रूप में लेंगे या ऑक्सीकरण विभव के रूप में ही लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ जनरली हम वैसे इनके अपचयन विभव के रूप में ही लेते हैं, तो यहाँ से हमें इस जी से तो हमें पता चल जाएगा इसका मान, ई सेल का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैथोड या एनोड जो भी SH है उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी 0.0। फिर जो भी मान हमें यहाँ x मान लीजिए ज्ञात किया गया है, ये जो भी मान आएगा वो उसी के मान के रूप में आ जाएगा, चिन्ह को ध्यान में हम रख लेते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये धारा की दिशा तो हमें पहले हेल्प करेगी कि हम ये पता लगा पाएँ कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है ना। और फिर इससे जी से जो गैल्वेनोमीटर से जो हमें सेल विभव का मान पता चलेगा उसकी सहायता से हम अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे माना हमने अज्ञात इलेक्ट्रोड की जगह जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, तो जब जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो सेल विभव हमें प्राप्त होता है 0.76 वोल्ट्स और धारा की दिशा हमें प्राप्त होती है SHE से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। तो धारा SHE से जा रही है यानी कि SHE क्या बन गया कैथोड और जिंक इलेक्ट्रोड क्या बन गया एनोड, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अपना बन गया ई सेल इज इक्वल टू SHE भी लिख सकते हैं इसको हम माइनस EZn+2 Zn का इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू मिली थी 0.76 वोल्ट, इसके मान कितना होता है 0.0 माइनस E0 Zn+2 Zn, ठीक है ना। तो Zn+2 Zn की इलेक्ट्रोड का मान कितना आ गया प्लस माइनस है ये प्लस नहीं माइनस 0.76 वोल्ट्स, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम CU इलेक्ट्रोड को काम में लें तो क्या होगा, CU इलेक्ट्रोड CU इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं तो ई सेल यानी गैल्वेनोमीटर में जो मान मिलता है वो हमें मिलता है 0.34 वोल्ट, लेकिन धारा की दिशा हमें मिलती है CU इलेक्ट्रोड से SHE की ओर, CU इलेक्ट्रोड से SHE की यानी कि CU इलेक्ट्रोड तो काम करेगा कैथोड का और SHE काम करेगा एनोड का। तो हमने क्या लिख दिया इसका फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ECU+2CU यानी कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस ESH, ये एनोड का काम कर रहा था, ठीक है ना। ये मान कितना आया था 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू E0 CU+2CU माइनस 0.0, इसकी वैल्यू 0.0 होती है। तो CU का इलेक्ट्रोड अब कितना हो गया 0.34 वोल्ट, समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हमारे पास एट अ टाइम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में SHE नहीं है तो दो इलेक्ट्रोड और हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हो सकता है संतृप्त कैलामल इलेक्ट्रोड जिसको SCE के रूप में लिखते हैं, या दूसरा होता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को भी संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यानी कि जैसे हमने SHE काम में लिया था ना इस रूप में ही ज्ञात प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रयुक्त करने से पहले इनका मानकीकरण भी हमें SHE से ही करना पड़ता है। इनकी वैल्यू जो फिक्स करनी है वो वैल्यू भी हम केवल SHE से ही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे तत्वों यानी कि धातुओं और अधातुओं का इलेक्ट्रोड विभव SHE की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम SHE की सहायता से बहुत सारे धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएंगे, ठीक है। हम सभी को हमें ऑक्सीकरण विभव मिले हैं, अपचयन विभव हम क्या करते हैं सबको एक ही प्रकार से व्यक्त करते हैं ताकि उनमें चिन्ह का अंतर ना आए। सबको मान लीजिए हमने अपचयन विभव में कर दिया, तो अब धातुओं और धातुओं जितने भी तत्वों के हमने इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए उन इलेक्ट्रोड विभवों को अगर एक बढ़ते उनके मान के
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी, श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना, क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी? ये धातुओं एवं अधातुओं की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए श्रेणी क्या है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर उपस्थित है लिथियम। ठीक है ना, सबसे ऊपर उपस्थित है यहाँ लिथियम, और जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव अपचयन है, मानक अपचयन विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है -3.05 वोल्ट। वोल्ट में ही सारी वैल्यूज। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू है, किसकी? लिथियम की। लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इस तरह से बहुत सारे तत्वों को देखो हमने उनके मान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है हालांकि, तो इसका मतलब बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते जाते हैं। फिर बीच में आ जाता है SH यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका हमने लिख दिया 0.00 वोल्ट। फिर उसके नीचे तत्व हैं जो अब धनात्मक मान के रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर कौन था? लिथियम, और सबसे नीचे कौन आ गया? फ्लोरीन। ठीक है ना, तो ये जो श्रेणी है पूरी की पूरी श्रेणी लिथियम और फ्लोरीन के बीच में ही समाहित है, जिसमें बीच में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है, SHE आता है, जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.00 वोल्ट हो सकता है। ठीक है ना, अभी देखो ये जितने भी नाम हैं इनको हमें सीरियल में सबके याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि इसका बहुत महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है देखते हैं, इसको पहले याद करने की ट्रिक देखते हैं अपन। देखिए, ले के बेर सिरका, ले मीन्स लिथियम, के मीन्स पोटेशियम, बेर मतलब बेरियम, सिर मतलब स्ट्रोंशियम, का मतलब कैल्शियम। ना मांगी अलजन, अलजन मतलब उलझन है ना मतलब सोडियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब अल्यूमिनियम, जन मतलब जिंक। ठीक है ना, करो फिदा सिडनी, करो यानी कि क्रोमियम, फिदा मतलब Fe+2 से Fe में अब चेंज हो रहा होगा, सिड मतलब कैडमियम, और नी मतलब निकल। ठीक है ना, समझ में आ गया। लेके बेर सिरका, ना मांगी अलजन, करो फिदा सिडनी। ठीक है ना, फिर आ जाता है बीच में हाइड्रोजन। ये एक बार याद, एक हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स याद हो गए। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के नीचे क्या है? हाइड्रोजन के वाले नीचे वाले आयोडिन को हमने क्या कहा है? सुन, सुन मतलब टिन। सुन कौन आई, कौन मतलब कॉपर, आई मतलब आयोडीन। सुन कौन आई आज, ब्रो यानी ब्रदर, ब्रोमीन, ब्रो कल और फ्लोरीन, या ऐसे कह सकते हैं ब्रोमीन कल और ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका हो सकता है ऐसे लिख लें, चाहे ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज़। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है। ठीक है ना, क्यों महत्वपूर्ण श्रेणी? देखो पहले तो हमने इसको ट्रिक तो याद कर ली, अब इस ट्रिक के याद करने से हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इनमें कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी धातु नीचे है। इसी तरह से कौन सी अधातु ऊपर है और कौन सी अधातु नीचे है, ये ट्रिक याद रखने से ही हो सकता है। ठीक है ना, सबसे पहली मेन बात होती है, सबसे ऊपर क्या था इसमें? लिथियम। ये लिथियम जो है सबसे ऊपर, यानी कि सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव जो है वो इसका है। ठीक है ना, न्यूनतम अपचयन विभव इसका है, तो न्यूनतम अपचयन विभव होने का मतलब है कि यह प्रबलतम अपचायक है। ठीक है ना, लिथियम प्रबलतम अपचायक है। तो जब प्रबलतम अपचायक ये हो गया, तो जैसे जैसे हम श्रेणी में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो इनकी अपचायन क्षमता लगातार घटती चली जाएगी। ठीक है, यानी लिथियम की तुलना में पोटेशियम कम अपचायक होगा, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अपचायक होगा। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचायक क्षमता घटती जाती है, और अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता एक दूसरे की विपरीत होती है। तो जैसे जैसे अपचायक क्षमता घटेगी वैसे वैसे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो जब नीचे बढ़ती जाएगी तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में नीचे आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन अब क्या हो जाएगा? न्यूनतम अपचायक क्षमता होगी तो ये प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी फ्लोरीन जो है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ऊपर जाते जाएंगे तो उनकी ऑक्सीकारक क्षमता लगातार कम होती जाएगी, और ऊपर ऊपर लिथियम जो था वो प्रबलतम अपचायक था, तो ऊपर से नीचे आते जा रहे थे तो अपचायक क्षमता घटती जा रही थी। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें धातुएं और अधातुएं सभी शामिल हैं। तो ये श्रेणी क्या कहती है हमसे कि इस श्रेणी में
ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से बाहर निकाल देती है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम Zn धातु को मिलाते हैं, मान लीजिए क्रोमियम के विलयन में। मान लीजिए मैंने ले लिया क्रोमिक सल्फेट, है ना। क्रोमिक सल्फेट के विलयन में अगर Zn डाला तो Zn क्या है, Zn देखो ऊपर पाई जाने वाली धातु है, ठीक है ना, और क्रोमियम नीचे वाली धातु है। तो जिंक क्या करेगा, क्रोमियम को इसके विलयन में से बाहर निकाल देगा, यानी कि क्या होगा कि Zn के साथ तो जुड़ जाएगा सल्फेट और क्रोमियम अकेला अपचयित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या होता है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। और अगर उल्टा कर दूं मैं कि ZnSO4 में Cr मिलाऊं तो कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cr नीचे है, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु के यौगिक से अभिक्रिया नहीं कर सकती, ठीक है ना। ऊपर वाली धातु होना चाहिए, नीचे वाली धातु का यौगिक होना चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज ये तो हुई धातुओं के लिए। धातु के बाद बात करते हैं हम अधातु की। अधातु के लिए उल्टा होता है। धातु में तो मैंने आपको कहा कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को बाहर निकाल देती है। अधातु में उल्टा है, नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को बाहर निकाल देती है। तो देखो जो चार अपनी हेलोजन्स होती हैं, उन हेलोजन्स को ही हमने इस श्रेणी में लिया है। अपनी हेलोजन होती हैं इस तरह से F2, Cl2, Br2 और I2। ये इस ग्रुप जो श्रेणी है इसमें ये उल्टे क्रम में है। I2 सबसे ऊपर है देखो, उसके बाद Br2 है, फिर Cl2 है, फिर F2 उल्टे क्रम में है। तो इनमें ये जो सबसे ज़्यादा सक्रिय अधातु है वो ये है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सक्रिय अधातु ये है और उसके बाद ये अधातु हैं। यानी कि अगर मान लीजिए क्लोरीन जल में मैं KBr को मिला दूं, क्लोरीन जल को KBr में मिला दूं तो रिएक्शन हो जाएगी, KCl बन जाएगा और Br2 गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि Cl2 का है नीचे वाली अधातु अपने से ऊपर वाली अधातु को, यानी नीचे वाली यानी कि Br नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को बाहर निकाल देगी। बाहर निकाल देगी का मतलब क्या हुआ कि Br तो बाहर निकाल दिया गया Br2 के रूप में, है ना, और KCl अंदर आ गया। इसी तरीके से अगर क्लोरीन जल में मैं सोडियम आयोडाइड को मिला दूं, आयोडाइड भी ऊपर है ना, क्लोरीन नीचे है ऊपर है, तो क्लोरीन क्या करेगी, आयोडीन को बाहर निकाल देगी। आयोडीन को बाहर निकाल देगी का मतलब क्या हुआ, आयोडीन तो बाहर चली गई और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, यानी कि NaCl का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रही हूँ, समझ में आ गया ना चीज़। धातु ऊपर वाली नीचे वाली को बाहर निकालती है और अधातु नीचे वाली ऊपर वाली को बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। दूसरा इम्पोर्टेंट, तीसरी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो धातुएं इस हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं वे सभी धातुएं अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। यानी कि अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाती हूँ आयरन से, ये हाइड्रोजन, ये आयरन ऊपर है इसके, ठीक है ना, तो क्या होगा FeCl2 बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए H2SO4, ये भी एक अम्ल है, इसकी रिएक्शन करवा दूँ जिंक से, ये जिंक है, ठीक है ना, तो क्या होगा ZnSO4 बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। लेकिन जो नीचे वाली धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं करती। यानी कि जैसे कॉपर की रिएक्शन अगर मैं HCl से करवाऊँ तो H2 गैस हमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस श्रेणी से संबंधित हैं। क्लियर हो गई ना चीज़। अब हम देखेंगे किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, ठीक है ना। अभी हमने मापन किसका किया था, इलेक्ट्रोड विभव का। पहले संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया SHE, और SHE की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम देख रहे हैं सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। जैसे हमने इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया था तो एक हमने मानक इलेक्ट्रोड लिया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसे ही जब हम किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करेंगे तो हमें एक मानक सेल चाहिएगा, और वो मानक सेल हम काम में लेते हैं वेस्टर्न मानक सेल। ये सेल क्या होता है, देखो सिंपल एक H के आकार की नली होती है, ये पहले ऊपर से खुली होती है, ठीक है। इस H के आकार की नली में क्या करते हैं, पहले ये बाईं वाले आकार की नली को देखते हैं। इस वाली नली में सबसे नीचे तो होता है कैडमियम अमलगम यानी CdHg, उसके ऊपर होता है ठोस
क्रिस्टल भरे हुए होते हैं कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O के। ये ठोस ठोस होता है। ये जिंक कैडमियम अमलगम है, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल हैं और उसके बाद ऊपर यहाँ भरा हुआ होता है कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन। इधर वाले छड़ की बात करें तो इसमें सबसे नीचे तो भरा हुआ होता है यहाँ पारा, मरकरी, ठीक है। उसके ऊपर भरा होता है एक मिश्रण पारे का और मर्क्यूरस सल्फेट का, ठीक है ना। पारे के साथ मर्क्यूरस सल्फेट का भरा हुआ है। उसके ऊपर ये लेयर भरी हुई है, ये चीज़ सेम कलर दिख रहा है आपको, कैडमियम सल्फेट के 8/3 H2O है ना, 8/3 H2O के क्रिस्टल्स भरे हुए हैं और उसके बाद संतृप्त विलयन भरा हुआ है। ये होगी इसकी संरचना। समझ में आ गई ना चीज़। फिर जब इनको सबको भर देते हैं तो इसको ऊपर से सील कर देते हैं। अभिक्रिया क्या होगी, ये वाली जो छड़ है, ठीक है ना, ये एनोड का काम कर रही है। एनोड का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीकरण संपन्न होता है। तो एनोड पर क्या होगा, जो हमने CD धातु लिए हैं, CD अम्लगम में से ये CD+2 में ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ आते हैं हम, यहाँ क्या होगा कि ये जो HgSO4 हमने लिया है, Hg2SO4, ये क्या करेंगे, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और अपचयित हो जाएंगे Hg के रूप में। तो ये RH हो गई, ठीक है ना। कुल मिला के अभिक्रिया क्या हो गई, CD ने अभिक्रिया की Hg2SO4 से, तो CD तो बन गया +2, Hg यहाँ क्या हो गया, अपचयित हो गया और SO4-2 के रूप में आ गया। तो ये CdSO4 जो है ये विलयन में घुल जाता है, ठीक है ना। अब इस सेल अभिक्रिया सेल हो गई, इसका जैसे हमने कहा था कि SHE का इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0.00 वोल्ट। ऐसे ही ये जो वेस्टर्न मानक सेल है, इसी का जो EMF होता है वो होता है 1.0183 वोल्ट, फिक्स है ये मान, ठीक है ना। अब इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल या EMF। उसके लिए हम काम में लेते हैं विभव मापी विधि। विभव मापी विधि में क्या करते हैं, देखो ये फिजिक्स में भी अपन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, या हो सकता है आपने पढ़ लिया हो। इसमें हम पोटेशियोमीटर लेते हैं, विभव मापी लेते हैं। विभव मापी में क्या होता है कि एक ये तार होता है जो PtIR मिश्र धातु का बना हुआ होता है, लगभग 1 मीटर लंबा तार होता है ये। इस पर स्केल लगा हुआ होता है नापने के लिए, ठीक है ना। इसको बैटरी से जोड़ते हैं ये अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, ठीक है ना। ये पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें हम 2 सेलों को जोड़ते हैं, ये तो बैटरी दी है, ये मानक सेल हैं, ये मानक सेल और अज्ञात सेल हैं जिनका इलेक्ट्रोड हमें ज्ञात करना है या ज्ञात है। मानक सेल का मतलब होता है जो वेस्टर्न मानक सेल ले रहे हैं हम, जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता है, ठीक है ना। और यहाँ हम लेंगे अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसके विद्युत वाहक बल को हम ES से प्रदर्शित करेंगे, इसके विद्युत वाहक बल को हम EX से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस मानक सेल को इसमें जोड़कर परिपथ पूरा करते हैं और ये विसर्पी कुंजी यानी कि जिसको जॉकी कहते हैं, जॉकी को इस तार पर घुमाकर इसको स्पर्श कराते हैं और गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाता है वहीं जॉकी को छोड़कर उसकी संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। संतुलन लंबाई हमेशा A सिरे से ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। संतुलन लंबाई ज्ञात करें जो AD या इसको हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन यहाँ से हटाकर यहाँ करेंगे, यानी कि इसको अज्ञात सेल से जोड़ेंगे। अज्ञात सेल से जोड़ने के बाद फिर वही प्रक्रिया करेंगे, जॉकी को इस पर घुमाएंगे, जॉकी पे यानी विसर्पी कुंजी को इस पर घुमाकर जब तक घुमाएंगे जब तक कि हमें गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त ना हो जाए। मान लीजिए हमें प्राप्त हुआ D डैश पर, तो इसकी संतुलन लंबाई हो गई AD डैश, जिसको अपन L डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये शून्य विक्षेप सिद्धांत या पोगेनडॉर्फ सिद्धांत क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो इस संतुलन लंबाई के समानुपाती होता है। तो ES समानुपाती होगा AD के, ये वाली चीज़ यानी L के, ठीक है ना। और EX समानुपाती होगा AD डैश के, जिसको अपन L डैश भी कह सकते हैं। तो इनका अगर अनुपात निकालें हम तो ES/EX बराबर होगा AD/ED डैश बराबर L/L डैश, या EX यानी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होगा L डैश/L इंटू ES। तो मानक सेल का विद्युत वाहक बल, इसका मान हमें पता है कितना होता है 1.0183
वोल्ट, ठीक है। ई एक्स हमें ज्ञात करना है, एल डैश और एल की मान हमने प्रैक्टिकल से ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने जितनी कोशिश की है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे मेन चीज़ तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ में आनी चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।